નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અલકંઠી। તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર આપણે ઘણા બધા રિયલ એસ્ટેટને લગતા મુદ્દાઓને ચર્ચવાના છે અને આજે આપણે ખાસ કરીને રિયલ એસ્ટેટના તમામ એસેટ ક્લાસને લગતી ચર્ચા આ શોની અંદર ખાસ કરીને કરવાના છે। તો આપણે આજે આપણી સાથે આપણા શોની અંદર જે મહેમાન જોડાઈ રહ્યા છે એમનો હું પરિચય કરાવી દઉં। વિનીત ઢીંગરા આપણી સાથે જોડાયા છે, જેઓ સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીના એક વેટરન છે અને વૈષ્ણવી ગ્રુપ સાથે તેઓ જોડાયેલા છે। તો વૈષ્ણવી ગ્રુપના તેઓ અહીંયાથી આપણી સાથે સિનિયર वाइस प्रेसिडेंट है। विनीत ढींगरा जी आपकी साथ जोड़ाया है। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। विनीत जी, आज आपसे रियल एस्टेट को लेकर एक बहुत सारी चर्चाएं करनी है, क्योंकि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, रियल एस्टेट के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट से कि क्यों कमर्शियल रियल एस्टेट को हमेशा से ही माना जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है, कमर्शियल प्रोजेक्ट में किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट, वो उसमें रिस्क कम रहती है, ऐसा माना जाता है। क्यों? हमारे दर्शकों के लिए एक बार आप समझाएं। देखिए, जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक आवासीय जिसे हम रेजिडेंशियल कहते हैं, दूसरा वाणिज्यिक जिसे हम कमर्शियल कहते हैं। नॉर्मल टर्म्स में हम इसे सीआरई या कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है शुरू से ही एक अच्छा निवेश का विकल्प माना गया है, क्योंकि इसमें रिटर्न जो है आवासीय संपत्तियों से ज़्यादा होता है। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आवासीय संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें उसको किराए पर देते हैं, तो हमारा रिटर्न कुछ 2 सवा 2% के आसपास पर एनम पड़ता है। जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो रिटर्न है वो 6-7% से शुरू होकर 8 से 9% तक जाता है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है उसके अनुसार। इसलिए कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा ही एक बेहतर विकल्प माना गया है फॉर निवेश के लिए। दूसरा ये कि अभी जो फिलहाल पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ये क्रिप्टो करेंसीज, शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव और ये जो हमारा कमोडिटी एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव रहे हैं, तो वो बहुत मार्केट जो है ऊपर-नीचे हुआ है, तो निवेशकों के लिए थोड़ा-सा डर होता है कि अगर उन्होंने प्रॉपरली अगर उन्होंने अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर नहीं किया, तो उनका जो निवेश है, वो या तो एकदम अच्छा रिटर्न देगा या एकदम उनका जो निवेश किया हुआ पैसा है, वो भी डूबने के आसार हो जाते हैं। जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में काफ़ी एक स्थिर निवेश माना गया है। पिछले कुछ सालों में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, कि बाहर के देशों ने भी काफ़ी पैसा हमारे कमर्शियल रियल एस्टेट में लगाया है, जिससे एक हमें ये मौका मिलता है ये बताने के लिए कि सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, विदेशों में भी जो बैठे लोग हैं, उनके लिए भारत में कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा लगाना एक स्थिर निवेश है। लेकिन विनीत जी, मुझे आपसे ये समझना था कि कमर्शियल रियल एस्टेट में हमें रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं, पर अ, जो इन्वेस्टमेंट की राशि है वो बहुत बड़ी यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तो ये एक दिक्कत आती है और उसका एक सॉल्यूशन रीट्स के बतौर पे हमने आते हुए देखा था। पर कैसे देखते हैं आप रीट्स को? फिलहाल तक कितनी रीट्स को लेके लोगों में जागरूकता है, कितने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रीट्स को कितनी सफलता मिलती हुई आप देख रहे हैं? रीट्स जो है हमारी सरकार ने इसको एक वैकल्पिक तौर के ऊपर एक वैकल्पिक निवेश के तौर पे प्रस्तुत किया है। यह फिलहाल अभी फिर भी स्टार्टिंग स्टेज में है मेरे हिसाब से। कुछ रीट्स हमारे यहाँ एनलिस्ट हुए हैं। उसमें होता क्या है कि कम से कम जो रीट ट्रस्ट है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद कर उसको मैनेज और मेंटेन करते हैं और उसमें जो रेंटल रिटर्न आता है खर्चे काट के, फिर वो आपके इंडिविजुअल हमारे हम लोगों को, जैसे शेयर बाजार में हम शेयर खरीदते हैं, उसी तरह रीट्स में भी हम शेयर्स की तरह ही माना जाता है। इसको एक-एक यूनिट हम खरीद सकते हैं और वो पर यूनिट रिटर्न देते हैं हमको साल के आखिरी में। रीट्स एक बेहतर विकल्प है उन लोगों के लिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम कम पैसे में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का रिटर्न का अनुभव ले सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर एक इंसान व्यक्तिगत तौर पे मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो,
तो शुरू की लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी काफ़ी महँगी होती है। इसीलिए रीट्स एक बेहतर विकल्प की तरह धीरे-धीरे उभर रहा है। हमारी सरकार साल दर साल उसके ऊपर जो रेगुलेशंस लगाने हैं, वो लगा के उसको आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे आने वाले कुछ सालों में रीट्स एक बेहतरीन विकल्प बन के उभरेगा, क्योंकि अ, बिज़नेसेस के हिसाब से हमारी जो इन्वेस्ट करने की क्षमता है, वो भी ओवरऑल बढ़ रही है। इसलिए रीट्स एक बेहतर विकल्प की तरह अगले कुछ 4-5 सालों में उभर कर सामने आएगा। पर अगर आपके पास शुरुआती तौर पर निवेश करने के लिए अनुमानतः पैसा थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल तौर पे भी अभी भी जिन्हें हम एचएनआईज़ कहते हैं, आज भी उनके लिए कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प है। ઓકે તો એચએનઆઈઝ માટે તો કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટની અંદર સીધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એક સારો વિકલ્પ અહીંયા આગળથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે અને જે રીતે આપણે અગાઉના પ્રશ્નમાં પણ વિનીતજીએ આપણને જણાવ્યું તે રીતે સારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ રીતે આપણને ઇન્ડિયાની અંદર આવતા દેખાઈ પણ રહ્યા છે પરંતુ જ્યારે એક નાના રિટેલ રોકાણકારે જો રિયલ એસ્ટેટની અંદર અને ખાસ કરીને કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટની અંદર એક રોકાણ કરવું હોય તો આ એક રીટ્સનો એક ઓપ્શન છે જે અહીંયા આગળથી ઉપલબ્ધ છે અને એને માટે હજી થોડી જાગૃતતા આવવાની જરૂર છે અને હજી આ રીટ્સની શરૂઆત થઈ છે. એક બે રીટ્સ અહીંયા આગળથી આપણે લિસ્ટ થતા જોયા છે અને એની અહીંયા આગળથી એક ખાસ વાત કરી રહ્યા છે. विनीत जी, सेबी अब सोच रही है कि रीट्स का जो साइज है उसे रिड्यूस की जाए, तो अगर ऐसा किया जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है? रिटेल इन्वेस्टर या और भी जो इन्वेस्टर है वो रीट्स के अंदर आते हुए हमें दिखेंगे? बिल्कुल, आपको बिल्कुल दिखेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आगे आने वाले कुछ सालों में अगर रीट्स का जो एंट्री का बैरियर है, उसको थोड़ा-सा कम करेगी, तो ज़्यादा रीट्स लिस्ट होंगे। जहाँ ज़्यादा रीट्स लिस्ट होंगे, निवेशक को और विकल्प मिलेंगे अपना निवेश करने के लिए, और मार्केट बढ़ेगा। ये सही वक़्त है कि जो लोग कमर्शियल रियल एस्टेट में व्यक्तिगत तौर पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उन्हें रीट्स को अभी पढ़ना और उसको समझना शुरू करना चाहिए। और आगे आने वाले सालों में जब रीट्स ज़्यादा हमारे यहाँ लिस्ट हो जाएँगे हमारे एक्सचेंजेस पे, तो एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ अ निवेशक मेरे पास ज़्यादा विकल्प होंगे और ये मार्केट शर्तिया ही बढ़ेगा। ઓકે, તો રીટ્સ માટે આપણે આગળ એક ખાસે એક જોઈ રહ્યા છે કે સેબી દ્વારા જો એની જે એનો સાઇઝ છે એને રિડ્યુસ કરવામાં આવે તો આની અંદર વધારે એની અંદર આપણે લોકો રસ લેતા થશે એવી સ્થિતિ આપણે यहाँ આગળથી बनता જોઈ રહ્યા છે. विनीत जी, आगे आपसे ये भी समझना था कि खास तौर पे बेंगलोर के अंदर ये एक नया ऑप्शन भी देखा जा रहा है कि कमर्शियल रियल एस्टेट को में इन्वेस्ट करने के लिए अगर छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना है तो जिसे फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ नाम दिया जा रहा है, कोई उसे स्मार्ट प्रॉपर्टी भी बोल रहा है. ये कौन सा ऑप्शन है और ये कितना लाभदायी है इन्वेस्टर्स के लिए? अ, ये फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट जो है, ये रीट्स और कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि शुरुआत में पैसा ज़्यादा लगता है, ये इसके बीच का कुछ सॉल्यूशन निकाला गया है। इसमें जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, वो अपना मोबाइल पे और लैपटॉप के थ्रू एक एप्लीकेशन सेटअप करते हैं, जहाँ वो डेवलपर्स के पास जाकर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर जो हुआ उनका, उसके साथ उनके टाई अप करते हैं। एक वो एसपीवी जिसे हम कहते हैं कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसके अंतर्गत वो खरीदते हैं और निवेशकों के पास जाते हैं, जहाँ अमूमन 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का मिनिमम निवेश माँगा जाता है निवेशकों से, और उन्हें उस कंपनी में कुछ शेयर्स और कुछ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दिए जाते हैं, और रेगुलेशंस के अंतर्गत जिस तरह उनको रिटर्न्स दिए जा सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से रिटर्न देकर, और कुछ अपनी फीसेस वो रखते हैं, जो कि वो एसेट सारा मैनेज वो करती है फ्रैक्शनल कंपनी, तो अपनी फीस रख के बाकी का रिटर्न वो निवेशकों को देते हैं। ઓકે, તો આ એક કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટની અંદર રોકાણ કરવા માટેનો એક નવો વિકલ્પ જે છે એ અહીં આગળથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટની અંદર સીધું રોકાણ કરવું હોય કે રીટ્સથી કરવું હોય ને આ એક વચ્ચેનો માર્ગ પણ અહીં આગળથી
આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો આ તમામ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના રસ્તાઓ અહીંયા આગળથી જે વિકલ્પો બની રહ્યા છે એના ઉપર આપણે ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવું તો રહેવું પડશે, કારણ કે આ એક રોકાણની સારી તક અહીંયા આગળથી આપણને બનતી દેખાઈ શકે છે. कमर्शियल आपने बात करी है, ऑफिस स्पेस की पण थोड़ी चर्चा करी ले. विनीत जी, ऑफिस स्पेस को आप आगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ऑफिस स्पेस की डिमांड कोविड के चलते काफ़ी कम हो गई थी, उसके बाद में हाइब्रिड मॉडल हमने देखे हैं आए हैं, और अब हम धीरे धीरे जो प्री कोविड लेवल पे जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से हम ऑफिस में वर्क चालू होता हुआ देख रहे हैं. तो अब किस तरह की ऑफिस स्पेस की डिमांड आप देख रहे हैं? देखिए, बदलना तो प्रकृति का एक नियम है और कोविड ने हमें काफ़ी बदलाव दिखाया, जहाँ तक कमर्शियल रियल एस्टेट और उसमें भी कमर्शियल रियल एस्टेट में भी ऑफिस के लिए, क्योंकि कोविड में तो सब कुछ बंद था. तो हम कमर्शियल रियल एस्टेट में देखें तो उसमें ऑफिस आते हैं, उसमें मॉल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, सिनेमा हॉल्स आते हैं, रिटेल जिसे हम कहते हैं, दुकानें आती हैं. तो ये सब मिला के कमर्शियल रियल एस्टेट होता है. कमर्शियल रियल एस्टेट भी अलग-अलग चीज़ों में बँटा है. अब बात करें ऑफिस की, जिसकी आप कह रहे थे, कि ऑफिस के अंदर कोविड के बाद ये घर से काम करना, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम भी कहते हैं, यह चला था काफ़ी टाइम, काफ़ी वक़्त तक. उस वक़्त थोड़ा-सा कमर्शियल रियल एस्टेट जो ऑफिस वाला क्षेत्र था, उसमें थोड़ा-सा सेटबैक आया था. थोड़ा-सा लोगों का ऑफिस जाना थोड़ा कम हो गया था, बट धीरे-धीरे आपने देखा है पिछले 2 सालों में, जब ये कोविड थोड़ा कम होने लग गया है, तो लोग ऑफिस वापस आने लग गए हैं और कंपनियाँ चाहती हैं कि लोग वापस आकर ऑफिस में काम करें, लोग एक-दूसरे से मिलें, आइडियाज़ एक्सचेंज करें. तो जो काम करने की क्षमता है किसी एक व्यक्ति की, वो बढ़ेगी. दूसरा रहा ये हाइब्रिड मॉडल. देखिए, ये हाइब्रिड मॉडल अब चलन में थोड़ा टाइम रहेगा. हमें इसे जो है अपने साथ इसके साथ हमको अपने एडजस्ट होना पड़ेगा. लोगों को ये कंपनियाँ ऑप्शंस दे रही हैं कि भई आप कुछ दिन घर से काम कीजिए और कुछ दिन ऑफिस में आकर काम कीजिए. जब आपकी ज़रूरत है तब आप ऑफिस आ जाइए. इससे इस हाइब्रिड मॉडल से जो डिमांड है कमर्शियल रियल एस्टेट की, वो कम नहीं होगी. अब सब कंपनियाँ स्टेबिलिटी की तरफ आ गई हैं, स्थिरता की तरफ आ गई हैं और सब अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन्स को देख रही हैं. तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगले 10-15 साल तक भारतवर्ष में ऑफिस स्पेस की डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी. थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे मार्केट के हिसाब से रहेगा. उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा और डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी. कमर्शियल रियल एस्टेट अगले 10 से 12 साल तक हिंदुस्तान में बढ़ेगा ही बढ़ेगा. जिस तरह हम आईटी सेक्टर में एक बड़ा पावर उभर कर आ रहे हैं विश्व स्तर पर, आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है हम. विश्व में कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी चीज़ भारत के राय के बिना नहीं किया जा रहा है, या भारत की राय हर जगह बड़ी गंभीरता से विचार लिया जाता है. इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष हमारे भारतवर्ष के लिए औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे वो कमर्शियल रियल एस्टेट हो या कोई भी उद्योग हो, आगे आने वाले 10-15 साल हमारे लिए बेहद अहम हैं और बेहद ग्रोथ के हैं. કે તો ભારત માટે આવનારા 10થી 15 વર્ષ ખૂબ જ મહત્વના રહેવાના છે અર્થતંત્રને માટે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝને માટે, રિયલ એસ્ટેટને માટે દરેક રીતે. તો અહીંયા આગળથી આપણે જો ઓફિસ સ્પેસની વાત કરીએ કે કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટની વાત કરીએ કે ઓવરઓલ રિયલ એસ્ટેટની વાત કરીએ, આવનારો સમય જે છે એ ગ્રોથનો સમય જ આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. તો આઉટલુક અહીંયા આગળથી પોઝિટિવ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. આગળ આપણે રેસિડેન્શિયલ અંગે પણ ખાસ વાત કરીશું, પરંતુ હાલ પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા વિરામનો. તો લઈશું નાનકડો વિરામ અને ત્યારબાદ આપણે આ શોની અંદર આગળ વધીશું. બ્રેક પછી પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણે ઓવરઓલ રિયલ એસ્ટેટના દરેક એસેટ ક્લાસ વિશે ખાસ કરીને આગળથી ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ચર્ચામાં આપણી સાથે વિનીત ઢીંગરા जोड़ाया है. विनीत जी, फिर से और एक बार आपका स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में. हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं. अगर हम खास तौर पर अब रेसिडेंशियल की बात कर ले तो हमने ये बीते हुए साल में देखा है कि अफोर्डेबल के साथ साथ लग्जरी होम्स की भी अच्छी खासी डिमांड हमने आते हुए देखी थी, उसके सेल्स भी हमने बढ़ते हुए देखे थे. तो अब इस साल के जो बजट है उसमें 6 करोड़ के अबाव के इनकम ग्रुप के लिए टैक्स स्लैब को जो है
रिड्यूस किया गया है 5% तक। तो इसका इम्पैक्ट आप कैसे आता हुआ देखेंगे? लग्ज़री होम्स जो है या अल्ट्रा लग्ज़री होम्स जिसे बोलते हैं, उसकी डिमांड हम बढ़ती हुई देख पाएँगे? किस तरीके से आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट? देखिए, अल्ट्रा लग्ज़री होम्स या लग्ज़री होम्स की डिमांड पिछले कुछ सालों में हमारे भारतवर्ष में बढ़ी ही बढ़ी है। चूँकि लोगों की इनकम, खर्चा करने का स्तर बढ़ा है, इसलिए इसकी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ी है। जहाँ तक सरकार ने इस साल बजट में जो वो अल्ट्रा एचएनआईज़ के लिए 6 करोड़ से ऊपर में 5% कम किया है, उसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर फ़ोकस था कि जो एचएनआईज़ और अल्ट्रा एचएनआईज़ हैं, वो अभी सरकार ने 2 विकल्प हमें दे रखे हैं टैक्स फ़ाइल करने के पुराने रेज़ीम और नए रेज़ीम में। तो सरकार जो है नए रेज़ीम में शिफ्ट करने पर ये एडिशनल कंसेशंस और बेनिफिट्स दे रही है। तो वो ये चाहते हैं कि जो एचएनआईज़ और अल्ट्रा एचएनआईज़ हैं, वो पुराने रेज़ीम के टैक्स टैक्स रेजीम के सिस्टम को छोड़ के जो नया टैक्स रेजीम है उसको फॉलो करें, इसलिए ये कंसेशंस दिए गए हैं। और जब ये कंसेशंस मिलेंगे और जिन लोगों के पास जो एचएनआईज़ और अल्ट्रा एचएनआईज़ हैं, उनके पास खर्च करने के लिए जब टैक्स थोड़ा कम लगेगा और उनके पास खर्च करने के लिए और इनकम बढ़ेगी, तो जी हाँ, अल्ट्रा लग्ज़री और लग्ज़री घरों की डिमांड और बढ़ेगी ही, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। ઓકે તો લોકોની પાસે એક ખર્ચ કરવા માટે થોડા પૈસા હાથમાં વધે છે તો સારા રોકાણ ઘરોની તરફ એક અસેટ બિલ્ડિંગ માટે થઈ શકે છે તો અહીંયા આગળથી આપણે લક્ઝરી હોમ કે અલ્ટ્રા લક્ઝરી હોમની ડિમાન્ડને તો વધતી જોઈશું જ બાકી જે આપણે विनीत जी आपसे आगे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बाकी के जो लग्जरी होम के अलावा अफोर्डेबल होम्स हो या अफोर्डेबल और लग्जरी के बीच में जो मिड वाले होम्स हो उसकी डिमांड और इसके आप सिनेरियो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे भारतीय परिवेश में घर खरीदना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। तो जब भी हम हमारा कमाना शुरू करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि सबसे पहले हम घर लें। तो जो मिड ग्रुप इनकम की आप बात कर रहे हैं, जो मिड लेवल होम्स की आप बात कर रहे हैं, जो लग्ज़री और अफोर्डेबल के बीच में आएगा, उसकी डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। कोविड के बाद हमने देखा था कि हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो आवासीय योजनाएँ पूर्ण होने के कगार पर थीं, कोविड के जस्ट बाद उनकी डिमांड एकदम बढ़ी और काफ़ी सारा स्टॉक जो पिछले कुछ सालों में नहीं बिक पा रहा था, वो बिक गया है। तो कोविड के बाद एक जनमानस में ये धारणा रही है कि हम अपना घर जल्दी से जल्दी खरीद लें और अपने घर के सुरक्षित वातावरण में रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में मिड सेक्टर होम की अक्रॉस इंडिया मतलब आप किसी भी सेक्टर में या साउथ में या नॉर्थ में इंडिया में कहीं भी देख लें, इसकी डिमांड बढ़ेगी और रहेगी। ઓકે તો અફોર્ડેબલ હોમ્સની ડિમાન્ડ તો આપણે સતત જોતી જ આવ્યા છે અને જે રીતે આપણે વાત કરી લક્ઝરી હોમની પણ ડિમાન્ડ અહીં આગળથી વધતી દેખાઈ શકે છે અને જે મિડ હોમ્સ છે મિડ બજેટના લોકો જે ઘર ખરીદતા હોય છે એની પણ ડિમાન્ડ આવનારા સમયની અંદર આપણને વધતી દેખાઈ શકે છે विनीत जी अब आगे आपसे ये समझना है कि जिस तरीके की हम ग्लोबल स्थितियां बनती हुई देख रहे हैं यूएस में रिसेशन का डर हमें सता रहा है इसके अलावा भी हम अगर देखें तो महंगाई तो हर देश के सामने खड़ा हुआ एक प्रश्न अभी बना हुआ है इन सब को देखते हुए ओवरऑल रियल एस्टेट पे इसका कैसा इम्पैक्ट आता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है, वो दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, यूएस में अगर रिसेशन आया, जिसे हम आता हुआ देख रहे हैं या दूसरे यूरोपीय देशों में हम देख रहे हैं, हम इसे अछूते नहीं रहेंगे। पर जो इम्पैक्ट, जो असर उनकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, वो हमारी इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सरकार ने पॉलिसीज़ हैं और आपने देखा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में लेंडिंग रेट्स और एफडी रेट सब बढ़ाए हैं। रेपो रेट की दर हमेशा पिछले 3-4 बार में बढ़ी है। तो महँगाई थोड़ी-सी रहेगी, हम इससे अछूते नहीं रह सकते क्योंकि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में
कहीं पर भी कुछ होगा उसका असर हिंदुस्तान पे ज़रूर पड़ेगा, कम या ज़्यादा। तो हमें इसके लिए तैयार है। मुझे लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, वो अभी इतनी अच्छी पोज़ीशन में है कि इस तरह के किसी भी आने वाले रिसेशन को हम अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से सँभाल पाएँगे। और हाँ, डिमांड थोड़ी-सी कम-ज़्यादा हो सकती है, पर वो शॉर्ट टर्म रहेगी, 6 महीना, साल, बट द ग्रोथ विल ऑलवेज़ बी देयर। ઓકે, તો ડિમાન્ડમાં થોડી વધઘટ આપણે રિસેશનને કારણે જોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ જે રિયલ એસ્ટેટનો ગ્રોથ છે કે ભારતીય અર્થતંત્રનો જે ઓવરઓલ ગ્રોથ છે એ અહીંયા આગળથી આપણે આગળ જ થતો જોઈ શકીશું। એ અહીંયા આગળથી આપણને એક ચર્ચા અહીંયા આગળથી આપણે કરી રહ્યા છે। विनीत जी, अब आगे आपसे ये भी समझना था कि रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट जो हम देखते हैं पिछले साल मतलब 2022 में उसके पिछले साल से ज़्यादा होता हुआ दिखा गया है। अप्रोक्सीमेटली 20% तक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता हुआ ईयर ऑन ईयर देखा गया है। तो अब आगे आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट में एफडीआई आगे आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ेगा ही। जिस तरह रीट्स में हम एक जिस तरह ओवरऑल हम एक स्टेबल इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, लोगों का भरोसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। अगर एक मैं फिगर जहाँ कहीं मैं पढ़ रहा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले कुछ 7 से 8 सालों में $520 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बिल्कुल दर्शाता है कि हिंदुस्तान को बाहर के देश एक सुरक्षित निवेश का स्थान मानते हैं। हम वर्ल्ड की धीरे-धीरे सबसे बड़ी मार्केट बनते जा रहे हैं। अगर कोई भी उत्पाद किसी भी विश्व के किसी भी कोने में अगर बनता है, अगर हिंदुस्तान उसकी मार्केट में शामिल नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सेटबैक होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में निवेश रियल एस्टेट ही नहीं बल्कि अदर दूसरे उद्योगों में भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ઓકે, તો રિયલ એસ્ટેટમાં આવનારા રોકાણ એફડીઆઈના રોકાણ પણ અહીંયા આગળથી આપને પાછલા વર્ષે પણ વધતા દેખાય છે અને આગળ પણ આ રોકાણ વધતા રહેશે એવું આપણને અહીંયા આગળથી ચોક્કસપણે બનતું લાગી રહ્યું છે। विनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। रियल एस्टेट के बारे में हमने एक अच्छी चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक धन्यवाद। मित्रों, आज આપણે ખાસ કરીને ઓવરઓલ રિયલ એસ્ટેટની ઇન્ડિયન રિયલ એસ્ટેટની ખાસ કરીને વાત કરી છે। રેસિડેન્શિયલ હોય, કમર્શિયલ હોય, ઓફિસ સ્પેસ હોય, રિયલ એસ્ટેટના રોકાણ હોય અને ખાસ કરીને કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટમાં જો રોકાણ કરવું હોય તો એના નવા વિકલ્પને પણ આપણે અહીંયા આગળથી સ્પર્શ્યો છે। આ સિવાય પણ જો આપને પ્રોપર્ટીને ખરીદીને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય તો આપ અમને લખી મોકલી શકો છો। આ માટે અમારું ઈમેલ એડ્રેસ લખી લો, propertyguru@nw18.com। તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુની આ રજૂઆતમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ અને હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।